हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ राजद एकेडमी। और यह वीडियो क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 अम्ल क्षार एवं लवण का पार्ट 4 है। यदि अभी आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पार्ट 1, 2 और 3 के लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले आप उनको देखिए, इसके बाद पार्ट 4 को देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल से रिलेटेड पीएच स्केल क्या होता है और कितना पीएच होना चाहिए, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे देख, सबसे पहले है पीएच स्केल। ठीक है, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। ठीक है, इसकी खोज की आवश्यकता क्यों हुई होगी? ठीक है, देखो किसी पीएच स्केल क्या है? एक पैमाना, जिसको अपन पैमाना बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्केल यानी पैमाना। तो पैमाने की खोज क्यों होती है? किसी चीज को नापने के लिए। तो अब पीएच स्केल से क्या मापते हैं हम? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी किस विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन हैं, और उसी आधार पे डिसाइड होता है कि ये विलयन अम्लीय है या क्षारीय। किस आधार पे डिसाइड करते हैं हम विलयन अम्लीय है या क्षारीय? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर जो है हम डिसाइड करते हैं कि विलयन क्या है, अम्लीय या क्षारीय। तो भैया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन में कितनी है, इस चीज को पता करने के लिए एक स्केल बनाया गया, एक स्केल विकसित किया गया। उसको क्या नाम दिया? पीएच स्केल नाम दिया। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा पीएच स्केल क्या है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसको पीएच स्केल कहते हैं। सिंपल है, ठीक है ना। अब ये आपको क्लियर हो गया है, उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होगी। एक बार आप रिवाइज कीजिए पीएच स्केल है क्या। ठीक है, पीएच स्केल को आप रिवाइज कीजिए। पीएच स्केल क्या है, आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है ना, तो पीएच स्केल क्या है? ठीक हो गया रिवाइज। पीएच स्केल क्या है? उसमें है ना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, एक स्केल बनाया गया, उसको अपन पीएच स्केल कहते हैं। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो पीएच स्केल किसे कहते हैं, ये आता है, ये आपका हो गया क्लियर। इसके बाद आता है पीएच स्केल में पी किसका सूचक है भाई? पी किसका सूचक है? तो देखो पीएच स्केल में पी सूचक है पुशांस का। ये जर्मन भाषा का शब्द है। पुशांस क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है, और इसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ होता है पावर। हिंदी में पावर का क्या होता है? शक्ति। सब आप जानते हो। ठीक है, अब देखो पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर कहाँ तक होती है? 14 तक। ठीक है, 0 से 14 तक अपना रहता है। ठीक है ना, तो 0 से 14 तक इसमें जो वैल्यू चलती है, 1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1 से 14 या 0 से 14। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, पीएच मान ज्ञात करने सकते हैं हम 0 से 14 तक के, इसमें पीएच स्केल से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 7 आपको दिख रहा है ना, ये आपको 7 ठीक है, ये आपका 7 है। ठीक, 7 पे आप देखोगे 7 यहाँ पे बिलियन कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल, उदासीन रहता है। ठीक है, और इधर हम बढ़ते हैं तो इधर, अगर इधर वाला जो विलयन है, जैसे हम 7 से इधर जाओगे आप, तो इधर OH नेगेटिव आयन बढ़ रहे हैं, मतलब क्षार है। ये क्या है आपका? क्षारीय विलयन रहता है। ठीक है ना, क्षारीय होगा इधर जो भी होगा। और इधर जैसे ही आप इधर बढ़ोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा? अम्लीय। यानी 7 से आप 1, 2, 3, 4 की तरफ जाओगे, 7 से आप नीचे बढ़ोगे। देखो 7 से आप इधर जा रहे हो तो किसकी संख्या बढ़ रही है? इधर H पॉजिटिव आयन की। कौन कम हो रहा है? OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और जब आप 7 से इधर जा रहे हो तो H पॉजिटिव आयन कम हो रहा है, OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ रही है। तो इस चीज से ही डिसाइड होता है कि भाई कौन अम्ल है, कौन क्षार है। अब H पॉजिटिव आयन की सांद्रता किस में अधिक होती है? अम्लों में। किस में कम होती है? क्षारों में। क्षारों में किसकी अधिक होती है? OH नेगेटिव आयन की। तो 7 से पहले जो होते हैं, यानी 7 से कम वैल्यू जिनका पीएच मान होगा वो अम्ल होंगे सभी। 7 से अधिक पीएच मान वाले जो विलयन है वो सभी क्या होंगे? क्षार होंगे। जैसे आपका एग हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, हैंड सॉप हो गया, अमोनिया हो गया, ब्लीच हो गया। ठीक है ना, कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज, यानी क्षार का जो सॉल्यूशन हो। अब ये मिल्क हो गया आपका, ठीक है, ये अम्लीय होता है। ब्लैक कॉफ़ी, टोमेटो, एप्पल जूस, लेमन, गैस्ट्रिक जूस,
ये सभी क्या है, अम्ल में आ जाते हैं 7 से इधर के, और 7 से इधर के जो भी हैं वो सब किस में आ जाते हैं, क्षार में आ जाते हैं। तो देखो पीएच स्केल में आप 7 अगर किसी का पीएच मान है तो आप कहोगे वो उदासीन है, ठीक है। जैसे आश्रित जल आपका रहता है प्योर वाटर, ये उदासीन रहता है, ठीक है ना। अब 7 से अगर पीएच मान कम है तो आप बोलोगे अम्लीय है, और 7 से अधिक पीएच मान अधिक है तो आप क्या कहोगे, विलयन कैसा है, क्षारीय है। तो आपको उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता देखो जितनी अधिक होती है पीएच मान उतना ही कम होगा, यानी हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा होंगे, अब जितने ज्यादा किधर होते हैं, आप इस चीज को देखो, अब ज्यादा ये कहाँ है, ज्यादा तो इधर है ना H पॉजिटिव आयन की तरफ, इधर जा रहे हैं भाई, 1 2 3 4 इधर ही तो है, यहाँ पे 1 पे देखो कितने ज्यादा हो गए, अगर 0 पे ले जाओगे तो और ज्यादा हो जाएगी। तो यही चीज है, तो ज्यादा कहाँ होंगे, ये ज्यादा वहां होंगे जहां पर पीएच का मान, पीएच जो वैल्यू होगी वो कम होगी बहुत, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब इसके बाद हम देखेंगे प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा भाई, जिसमें H पॉजिटिव आयन बहुत ज्यादा होंगे, एक ऐसा विलयन जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा उत्पन्न करता है, या फिर एक बेसिक आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, वे अम्ल जिनमें H पॉजिटिव आयन की संख्या बहुत अधिक होती है, ठीक है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जिनमें H पॉजिटिव आयन की संख्या कम होती है या कम उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, कभी कभी आ जाता है कि भाई प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण लिखे, तो H2SO4, HNO3, HCl, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है आपके। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल क्या है, CH3COOH, HCOH, HCN, ये सभी आपके दुर्बल अम्ल हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन साइनाइड ये आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, मेथनोइक एसिड, और ये एसिटिक एसिड। तो ये और प्रबल क्षारक वे क्षारक जिनमें OH नेगेटिव आयन की संख्या क्या अधिक है भाई, OH नेगेटिव आयन की संख्या अगर अधिक है तो वो क्षारक है भाई। आप जैसे किसी का पीएच मान 14 है, और 14 पे आप देखते हो OH नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा होते हैं ना, आप स्केल बनाते हो इस तरह से, है ना, यही तो। अब ये बीच में हो गया, इधर OH नेगेटिव आयन है, इधर क्या होगा 14, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं ना OH नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा जितने OH नेगेटिव आयन की संख्या ज्यादा होगी विलयन उतना ही अधिक प्रबल क्षारीय होता है, प्रबल क्षारक होता है। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जिनमें OH नेगेटिव आयन की संख्या सांद्रता क्या होती है, कम होती है, तो MgOH, COH का होल ट्वाइस, NH वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको याद रखना है, उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी। तो अभी तक हमने किया पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल क्या है, एक ऐसा स्केल होता है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पता करते हैं। अब पीएच स्केल में पी किसका सूचक है भाई, पी किसका सूचक है, ये पी जो है वो पुशांस यानी जर्मन भाषा का शब्द है, जो एक शक्ति यानी पावर का सूचक है, ठीक है। और एच जो है वो हाइड्रोजन आयन का है ही है। तो अब इसी आधार पे हम डिसाइड, और जो पीएच स्केल में जो मान होते हैं वो 0 से लगभग 14 तक होते हैं, तो 7 से जो नीचे होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 से नीचे, 6 से नीचे, 7 से नीचे जाओगे आप, 6 की तरफ बढ़ोगे तो विलयन अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जाओगे तो भाई आपका विलयन क्षारीय होगा। तो अब बात करते हैं हम आगे, अपना है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्व रखता है दैनिक जीवन में पीएच, ठीक है। तो दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में बात करते हैं, इस चीज को समझते हैं। देखो रक्त और हमारा शरीर, हमारे शरीर का पीएच जो वैल्यू है, जो मान है, वो फिक्स रहता है कि इतना रहना चाहिए, और ब्लड का भी अगर उससे ज्यादा या कम होता है तो फिर एक ही या तो बीमार पड़ते हैं, और फिर अगर ज्यादा कम ज्यादा हो जाता है तर होता है तो फिर सीधे डेथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू है वो 7.0 से 7.8 रहता है पूरी बॉडी का, ठीक है, पीएच प्लस। अगर बात करते हैं हम रक्त की, तो रक्त का क्या रहता है, 7.35 से 7.45 रहता है, यानी 7.35 से 7.45 ये नॉर्मल पीएच वैल्यू है। अगर इससे कम होती है एसिडोसिस होता है और एल्कोलिसिस हो जाता है, यानी हम बीमार हो जाते हैं, यहाँ पे हम डॉक्टर से मेडिसिन लेंगे, ठीक हो सकते हैं। अगर इससे लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो डेथ, 7 से कम हो जाता है तो डेथ, ठीक है, ब्लड का जो पीएच है वो, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये चीज क्या है ना, बेसिक है, आपको समझना है। इसके बाद अपन बात करते हैं अम्लीय वर्षा। देखो अम्लीय वर्षा क्यों होती है, अम्लीय वर्षा जो बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, वाहन है, इनसे जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या आता है,
सीधे वायुमंडल में जाता है और वो क्या करता है, पानी से रिएक्ट करता है, वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड बनते हैं, मतलब अम्ल बनता है। अब वही पानी नीचे जमीन पे आएगा तो अम्लीय वर्षा होगी। अब देखो इसमें नुकसान भी बहुत सारे होते हैं, पेड़ों को भी नुकसान आपका होता है, ठीक है ना, आपके जमीन को भी, अर्थ को भी, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, बिल्डिंग जैसे ताजमहल को भी नुकसान हो रहा है ना, आपकी जितनी भी धातुओं की चीज़ें उनको नुकसान हो रहा है, जल में रहने वाले जीव उनको नुकसान हो रहा है। तो अम्लीय वर्षा से काफ़ी नुकसान है, ठीक। अब अम्लीय वर्षा अगर हम कहें कि पीएच मान का इसमें क्या महत्व है, तो जब वर्षा के जल का पीएच मान क्या हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, तो वर्षा का जल कैसा हो जाता है, अम्लीय। देखो अम्लीय तो 7 से नीचे ही होने पर होता है, लेकिन 5.6 से जब ज़्यादा कर जाता है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, वर्षा का जल अम्लीय, यानी अम्लीय वर्षा का कब होती है, यानी जब वर्षा के जल का पीएच मान जो है अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वर्षा का जल अम्लीय हो जाएगी, और इस प्रकार की जो वर्षा है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और इसके नुकसान आपको बहुत सारे हैं, 8th क्लास में भी हम इसको पढ़े हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे। अब है देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, शुक्र का जो वायुमंडल है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। क्या यहाँ पे जीवन संभव है भाई? सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है कि एसिड कोई भी हो, और ये तो क्या है, प्रबल एसिड है, और प्रबल एसिड में आपको पता है कितने हानिकारक होते हैं ना, प्रबल एसिड तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है, हाथ डालते ही जल जाएगा, ठीक। अब है आपके बगीचे की पीएच, मिट्टी का पीएच। देखो कोई भी फसल है तो उसके लिए जैसे खेत का भी बताया, अम्लीय बारिश होती है तो मिट्टी खराब हो जाती है। अगर मिट्टी का भी एक फिक्स लिमिट होता है कि भाई इतना पीएच इस फसल के लिए होना चाहिए, इतना अलग अलग होता है ना सब जगह का, तो अच्छी उपज के लिए भी एक विशिष्ट प्रकार का जो पीएच परास होना चाहिए। इसके लिए अगर पीएच की वैल्यू अपने को पता करना है तो हम क्या करेंगे, मिट्टी लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी लेंगे लगभग 2 ग्राम, और उसको एक फर्कनली में डालते हैं, और फिर क्या करते हैं उसमें वाटर डालते हैं, दोनों को गोल को मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको थोड़ा छान लेते हैं, फिर जो निश्चय बचता है उसमें अपन क्या करते हैं, सार्वत्रिक सूचक यानी पीएच स्केल की मदद से पीएच वैल्यू वहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसलिए अपने इसको ऐड किया है। एग्जाम में तो अभी तक ये नहीं पूछा गया है, आपका ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, यानी हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। देखो पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, हम जो भोजन करते हैं वो ग्रास नली से किस में जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है, जठर रस में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है, HCl। और ये क्या होता है, इसका जो पीएच जो मान होता है वो कम ही रहता है भाई, एसिड है तो 1.5 से क्या रहता है, 3.5 रहता है। अब ये क्या करता है भाई, अम्ल है लेकिन ये पेट को हानि पहुंचाता नहीं है, और ये भोजन का पाचन करता है। इसका कारण क्या है, देखो HCl अम्ल बहुत ही घातक होता है भाई, हानि तो जरूर पहुंचाना चाहिए, ठीक है ना, घातक होता है भाई, अंदर तो बहुत कोमल है ना अंग हमारे, बाहर इतने सॉलिड है, उस पर नुकसान पहुंचाता हो तो अंदर भी पहुंचाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो मान लो ये आपका आमाशय है, ठीक है, ये आपका आमाशय है, इसमें क्या है, ये जो लेयर होती है ना अंदर वाली लेयर, इस पे क्या होता है, जो HCl स्रावित होता है वहाँ पे श्लेष्मरस का स्राव होता है। श्लेष्मरस क्या है, इस HCl को इसकी दीवार से टच नहीं होने देता आमाशय की, जिसके कारण हमारे आमाशय को कोई नुकसान नहीं होता है। अब देखो होता क्या है, अगर HCl का स्राव कम होता है तो हमें क्या हो जाती है, अल्प अम्लता होता है और भोजन नहीं पचता है। तो इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, नींबू वगैरह का यूज करते हैं खट्टी चीज़ों का भोजन के साथ में। कुछ लोगों का HCl क्या होता है, बहुत ज़्यादा श्राव होता है। जब ज़्यादा श्राव HCl का होगा तो अति अम्लता हो जाएगा, एंटासिड, जब वहाँ पे पेट में जलन और दर्द होता है तो ऐसी सिचुएशन में एंटासिड का हम प्रयोग करते हैं। एंटासिड मतलब इनो वगैरह आप लेते हो, ठीक है ना, बेकिंग सोडा भी खा लेते हो, तो एंटासिड के, जिससे ये एंटासिड जो होते हैं एक दुर्बल क्षारक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप देखो, इससे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एंटासिड अम्ल के प्रभाव को कम करने वाले दुर्बल क्षारक हैं। ये क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग पाउडर, ठीक है, आप ये देख रहे हो, याद रहेगा, कोई एक याद आप रख लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ठीक है। इनो ये क्या है ना, इसमें होता है ये सब चीज़ें, ठीक है, इन्हीं में मिक्स होते हैं। अब क्या है, दंत क्षरण क्या होते हैं, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दांतों के हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दांतों में क्या होता है ना, सबसे कठोर जो भाग है, यानी कठोर जो हड्डी हम कह सकते हैं भाग है, वो होता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम, दांत जो होते हैं वो हमारे, इनकी जो परत होती है वाइट वाली इनेमल जिसको बोलते हैं, वो कैल्शियम
फास्फेट की बनी होती है, ठीक है, बहुत कठोर होता है ये। लेकिन ये भी खराब हो जाता है कब, जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। और ऐसा होता है क्यों, देखो हम भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन जब हम करते हैं तो भोजन क्या होता है, हमारे दांतों में हल्का सा लगा रह जाता है अगर हम ब्रश नहीं करते हैं। वहाँ पे दांतों में क्या होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस भोजन का जो यूज करके रखरा का अम्ल का निर्माण करते हैं। अब अम्ल का वो निर्माण करते हैं तो अम्ल हमारे दांतों से टच होगा, और अगर हम साफ नहीं किए तो भोजन ऊपर आता रहता है और बैक्टीरिया उसके अंदर रहते हैं, वो लगातार अम्ल का निर्माण करते रहते हैं और अम्ल हमारे दांतों के संपर्क में रहता है अधिक टाइम तक। इससे हमारे दांतों की जो परत है एनामल यानी कैल्शियम फास्फेट की, वो परत गलने लगती है और हमारे दांत पीले हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई हमें ब्रश करते रहना चाहिए। आप देख रहे हैं दांत किस तरह से खराब हो जाते हैं, तो हमें ब्रश क्या है ना करते रहना चाहिए, दांतों का विशेष ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करेंगे। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन, देखो पशु और पौधे, पशु देखो जैसे आपका उसमें मान लो ये आपका मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, ठीक है ना, आपका बिच्छू हो गया, इनके डंक होते हैं ना, इनमें क्या होता है, मैथिनोइक अम्ल होता है, जैसे फॉर्मिक अम्ल हमने स्टार्टिंग में बताया था। इससे क्या होता है, जलन होता है, दर्द होता है, बहुत सारा सूजन सा आ जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है ना पौधों में, क्या देखो पौधों में एक पौधा होता है नेटल, नेटल के पौधे के जो बाल होते हैं, ठीक है, रोए से होते हैं, अगर वो भी लग जाएं तो अपने को जलन दर्द महसूस होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि नेटल का जो पौधा है उसके पास में एक और पौधा मिलता है जिसका नाम है डाक। अगर उस पौधे की पत्ती को हम जहाँ पे नेटल के पौधे के बाल लगे हुए वहाँ पे रगड़ लें तो हमें आराम मिल जाता है। तो इसका मतलब जहाँ पे जैसे कहे ना रावण है वहाँ राम जरूर होते हैं, है ना। तो जहाँ पे अगर कोई बुरी चीज़ है तो वहाँ अच्छी चीज़ भी होती है। तो नेटल से हमें परेशानी हुई, वहीं पास में डाक का पौधा मिल गया, हमने उसको रगड़ लिया और हमें आराम मिल गया। तो देखो क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण क्या होता है, जलन, दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले वाल मैथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिनके कारण क्या होता है, जलन व दर्द का अनुभव होता है। नेटल का पौधा कैसा होता है, एक शाखीय पौधा है जो जंगलों में पाया जाता है, ठीक है ना, जो जंगलों में क्या है पाया जाता है। नेटल के पास ही एक डाक का पौधा पाया जाता है जिसके पत्तों को रगड़ने से दर्द में आराम मिलता है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको पत्तियां यूज की है, नेटल की पत्ती हैं और ये डाक की पत्ती है, ठीक है। आप इस पे सर्च कर सकते हो नेटल का पौधा और डाक का पौधा गूगल पे, तो आपको उसके इमेज दिख जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सफिशियंट है। वैसे आपको क्या है ना, ज़्यादा इधर उधर चक्कर में नहीं पड़ना। अगर आप देखना चाहो तो देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरह का पौधा होता है, ठीक है। हो सकता है आप अगर गाँव में रहते हैं तो आपने देखा हो पौधा, आपके आसपास भी पौधा हो। अब बात करते हैं हम, कुछ क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड उन पे। तो प्रश्न क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे 8 है, ठीक है। आपके पास 2 बिलियन है ए व बी। बिलियन ए के पीएच मान क्या है, 6 है। अच्छा 6 पीएच मान है, ठीक है, एवं बी का पीएच मान 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? भाई हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक किस में होगी, है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक किस में होगी, आप बताओ। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में अधिक होगी? अगर आप कॉमन सा देखोगे, देखो यहाँ पे आप, ये क्या है, H पॉजिटिव आयन है, ठीक, और यहाँ पे आपका ये OH नेगेटिव आयन है। तो H ये आपका 7 रहता है और 7 से इधर हम 6, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो किधर अधिक है भाई, 6 वाले विलेन की होगी ना, और 6 वाला विलेन क्या होगा, अम्लीय भी होगा। तो इसमें क्या है ना, कौन सा विलेन अम्लीय है, तो कौन सा विलेन अम्लीय होगा जिसकी पीएच वैल्यू 6 है, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी किसमें होगी, विलेन ए की होगी। और विलेन बी क्या होगा, क्षारीय, क्योंकि भाई इसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक है। पीएच वैल्यू, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, यहाँ पे 7 ही रहेगा। कितना है, 8 है ना इसका पीएच मान, ठीक है, यहाँ पे 8 है, इसका पीएच मान कितना है, 7 से अधिक है। इसीलिए क्या होगा,
ठीक है, 7 से अधिक है, इसीलिए जो यहाँ पे क्या है, बी जो होगा वो क्षारीय होगा और ए जो आपका होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको हो तो बताओ, बाकी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और देखो आपको कोई प्रॉब्लम खास आने वाली नहीं है, आप क्या है थोड़ा सा बस ध्यान से इन चीज़ों को, वीडियो को आप दोबारा रिपीट कर लें और इसको आप कॉपी पे एक बार आप पूरा वीडियो देखिए, फिर आप इन नोट्सों को आप कॉपी पे नोट कीजिए। अगर आप इन नोट्स को आप परचेज करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है भाई, जिस विलयन में H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे वो अधिक अम्लीय होगा, जिसमें कम होंगे वो कैसा होगा, कम अम्लीय होगा, क्षारीय गुण उसमें ज्यादा होगा। ठीक है ना, इससे क्या बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा ये तो। अब यहां पे देखो आप, क्या क्षारीय विलयन में H पॉजिटिव आयन होते हैं? भैया होते हैं। अगर हाँ तो क्षारीय क्यों भाई, क्षारीय विलयन क्योंकि OH नेगेटिव आयन की अपेक्षा H पॉजिटिव आयन बहुत कम होते हैं, इस कारण H पॉजिटिव आयन अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पीएच स्केल दिखाया था ना, ये यहाँ पे अपन पीएच स्केल की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब क्षारीय विलयन इधर है ना, तो ये OH पॉजिटिव आयन है या नहीं है इधर। ठीक है, 7 से आप इधर जाओगे तो इधर H पॉजिटिव आयन है भाई, यहाँ भी है और यहाँ भी H पॉजिटिव आयन है, लेकिन कम है ना, OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, तो प्रभाव किसका होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चीज को अपने को समझना है। अब क्वेश्चन और देखते हैं, अपना क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करता है। ये सब क्या है, क्षार है, एक दुर्बल क्षारक है। अब कब करेगा भाई, अगर खेत की मिट्टी क्या है, खेत की मिट्टी में अम्लों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तभी तो करेगा ना। खेत में जितनी पीएच वैल्यू होना चाहिए उससे अगर खेत का पीएच वैल्यू कम हो गया तो भाई किसान क्या करेगा, इन्हीं चीजों का प्रयोग करेगा, है ना, जिससे पीएच वैल्यू क्या है उसकी बैलेंस हो जाए। किसान अपने खेत की मिट्टी को बिना भुजा चूना, भुजा हुआ चूना तथा चौक से उपचारित करेगा जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा आवश्यक मात्रा से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे जो टॉपिक हैं वो समझ में आए होंगे। और आप देखो एक वीडियो को आप है ना एक बार पूरा देखिए, फिर आप जब दोबारा देख रहे हो तो क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, कम से कम आप वीडियो को दोबारा तो देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप वीडियो को दोबारा देखते हो तो मैं श्योर कह सकता हूँ आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और आप नोट कर सकते हो दोबारा में, और या फिर आप नोट्स को जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,